हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करेंगे एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड्स के अपन ने फॉर्मूलेस देख लिए थे कि किस तरीके से एमिनो एसिड्स को अपन डिफाइन करते हैं, किस तरीके से उनकी स्ट्रक्चर देखते हैं, है ना। तो उनमें हमने लगभग देखा कि ऑलमोस्ट लगभग सेम था, केवल एक ग्रुप का डिफरेंट है, उसी की वजह से उसका नाम भी चेंज हो रहा है और उसका काम भी चेंज हो रहा है ना। तो आज स्टार्ट करेंगे पहले तो अपने आवश्यक एमिनो एसिड्स। आपके दो तरीके से एमिनो एसिड्स को डिवाइड किया जाता है, आवश्यक और एक अनावश्यक। आवश्यक के अंदर 10 एमिनो एसिड रखे गए हैं, अनावश्यक के अंदर भी 10 है। अब बात आती है कि आवश्यक और अनावश्यक क्यों बोला गया है, एक ही क्यों नहीं बोल देते हैं ना। तो आवश्यक और अनावश्यक एमिनो एसिड क्या होते हैं? जो आवश्यक का मतलब जो आपको चाहिए ही चाहिए, आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है उसकी, लेकिन वो बॉडी में नहीं बनेंगे, है ना। कई जीवों के अंदर तो क्या बन जाते हैं, लेकिन अपन के ह्यूमंस की बात करें तो वहाँ नहीं फॉर्मेशन होता उनका, वो नहीं बनते। अपने को क्या है, बाहर से लेना पड़ता है, किसी ना किसी रूप के अंदर लेना पड़ता है। अब आपको पता है कि एमिनो एसिड क्या है, एक प्रोटीन है। प्रोटीन की लंबी चेन में या प्रोटीन की चेन में देखा जाए तो क्या होता है, एमिनो एसिड्स की यूनिट लगी होती है। तो वो प्रोटीन्स अपने को चाहिए तो वो कहाँ से प्राप्त होता है अपने को? बाहर से, यानी कि अपन कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। जैसे दूध के अंदर कैसीन प्रोटीन होती है, उस केसिन प्रोटीन के अंदर लगभग ऑलमोस्ट सभी एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं, वहाँ से अपनी हो जाती है पूर्ति। तो जो लोग दूध नहीं पीते वो दूध पीना स्टार्ट कर देना अभी से, क्योंकि वहाँ उसी के अंदर आपको लगभग सारे एमिनो एसिड मिल जाएंगे और बाहर से नीड नहीं है कि आप और कुछ चीज़ खाओ, है ना। तो अपने पास और प्रोटीन्स के लिए सोर्स कौन से हो गए? जो आपके दाल हो गया, है ना, सोयाबीन हो गई। तो इनमें भर भर के प्रोटीन पाई जाती है और इनके अंदर एमिनो एसिड भी सभी पाए जाएंगे। जब प्रोटीन भर भर के है तो मतलब कि एमिनो एसिड्स की यूनिट भी इसमें भर भर के हैं। जो एमिनो एसिड्स की अपने को रिक्वायर्ड है वो एमिनो एसिड पाया जाता है। अब बात आती है कि अनावश्यक एमिनो एसिड किसे कहते हैं? जो आपको जरूरत नहीं है उनकी, वो आपकी बॉडी संभालेगी, उसकी टेंशन नहीं है अपने को कि कौन बनाएगा, कहाँ से लेंगे, क्या बाहर से लेना पड़ेगा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। वो अपनी बॉडी का काम होता है, वो कर लेती है अपना काम, है ना। तो वो खुद का काम होता है। जो अपने पास जो एमिन्स का या एमिनो एसिड्स का फॉर्मेशन होता है वो अंदर ही हो जाता है उनका। तो आपके पास अगर देखा जाए तो एमिनो एसिड दो टाइप के हो गए। फर्स्ट हो गया आवश्यक और सेकंड हो गया आपका अनावश्यक। ओके, दो प्रकार के आपके एमिनो एसिड हो गए, आवश्यक और अनावश्यक। आवश्यक का मतलब कि आपको चाहिए ही चाहिए, रिक्वायर्ड है इसकी, जो आपको कहाँ से लेना पड़ेगा? बाहर से लेना पड़ेगा, यानी कि आपको बाहर से लेना पड़ेगा। बाहर का मतलब ये नहीं है कि आप बाहर चले जाओ कि एमिनो एसिड दे दो, एमिनो एसिड दे दो, ये कोई नहीं समझने वाला। आपको क्या करना है, कुछ ना कुछ बाहर से अपने को ऐसी चीज या ऐसी अपने को कोई भी अपन को प्रोटीन्स लेनी होगी जिसके अंदर ऑलमोस्ट सभी एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं और वो रिक्वायर्ड होती है। अगर एक भी एमिनो एसिड की कमी हो जाती है तो अपने पास कोई ना कोई डिजीज आई जाती है, उसकी वजह से कोई ना कोई बीमारी अपने पास हो ही जाती है, डिफिशियंसी हो ही जाती है उसकी वजह से, है ना। तो अपने पास लगभग कैसी प्रोटीन है जो आपकी किसमें पाई जाती है? दूध में पाई जाती है। तो इसमें ऑलमोस्ट सभी आपके क्या होते हैं? एमिनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, एमिनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। ओके, और आपके अनावश्यक के अंदर आपकी बॉडी खुद निर्माण कर लेती है। आप देखो ये चीजें आपकी सबकी पढ़ी हुई 11th-12th में आती है, ये सब चीजें 10th में भी आती है। तो ये क्या होगा, जो अपने पास सेल्फ होता है, यानी कि अंदर ही इनका निर्माण होता है, अंदर ही इनका निर्माण होता है। ओके, 20 प्रकार के एमिनो एसिड है, 10 तो इसमें हो जाते हैं और 10 ही इसमें हो जाते हैं। इन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है अपने को, केवल इन पर ध्यान देने की जरूरत है कि वो 10 एमिनो एसिड कौन कौन से हैं जो अपने आवश्यक होते हैं, चाहिए ही चाहिए, है ना। तो वो आज अपन यहाँ डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से एमिनो एसिड्स अपन को रिक्वायर्ड होते हैं। तो अपन पढ़ रहे हैं आवश्यक एमिनो एसिड। देखो एमिनो एसिड को मैं कैपिटल ए में भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब अपन देखेंगे कौन कौन
से आपके क्या है, आवश्यक एमिनो एसिड्स है। ओके, ये आपके आवश्यक अमीनो एसिड्स हैं जो आपको रिक्वायर्ड होते हैं। फर्स्ट 10 आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं ना, जैसे कि ट्रिप्टोफेन हो गया, वेलिन हो गया, मेथियोनिन हो गया, आइसोल्यूसिन हो गया, ल्यूसीन हो गया, लाइसिन हो गया, फेनिलएलेनिन हो गया, आर्जिनिन हो गया, थ्रियोनिन हो गया, स्टेरिन हो गया, है ना। ये आवश्यक अमीनो होते हैं, आपको याद रखने होंगे। पूछ सकता है कि कौन कौन से आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं, तो आपके ये 10 अमीनो एसिड ऐसे हैं जो आपको रिक्वायर्ड होती है, आपको बाहर से लेने की जरूरत होती है। तो अब बात आती है कि याद कैसे रखें, है ना। याद रखने का कुछ ना कुछ ट्रिक होता है ना। तो इसका ट्रिक क्या होता है, यहाँ से देखो ट्रिप्टोफेन से आपको क्या मिला, टी, वेलिन से आपको वी, यानी कि इनका आगे का एक अक्षर ले लो, मिथियोनिन से एन, आइसो से आई और ल्यूसीन से एल मिला आपको, लाइसिन से भी क्या मिला, एल मिला, और फेनिलएलेनिन से क्या मिला, पी मिला आपको, आर्जिनिन से ए मिला, थ्रियोनिन से टी मिला आपको, स्टेरिन से एच मिला। अब अपन इसका ट्रिक बना लेते हैं, टीवी मिल पाथ, है ना, टीवी मिल पाथ या पथ बोल दो, PATH, पथ, है ना। तो टीवी मिल पथ ये अपना ट्रिक होता है जिससे अपन आवश्यक एमिनो एसिड्स को याद कर सकते हैं। T4 हो गया अपना ट्रिप्टोफेन, वेलिन हो गया, मिथियोनिन हो गया, आइसोल्यूसिन हो गया, है ना, ल्यूसीन हो गया, फिर आपका लाइसिन हो गया, P का मतलब फेनिलएलेनिन हो गया, फिर आर्जिनिन हो गया, T का मतलब थ्रियोनिन हो गया, और H का मतलब हुआ स्टेरिडीन। ओके, ये अपने एमिनो एसिड्स का ट्रिक होता है जिससे अपन याद कर सकते हैं। ओके, तो अपना एमिनो एसिड्स का आवश्यक एमिनो एसिड्स भी कंप्लीट हो गए। अब जो आपके बचते हैं 10 एमिनो एसिड, वो क्या होते हैं, आपके अनावश्यक एमिनो एसिड हो। अब आपको काम क्या करना है, एक अपनी होमवर्क है ये आपको 10 तो आवश्यक एमिनो एसिड आपने लिख लिए, अनावश्यक एमिनो एसिड्स आपको खुद को लिखने हैं। जब अपन पिछले लेक्चर के अंदर उनकी स्टडी कर रहे थे, उनकी स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे थे, तो लगभग आपके 20 ही एमिनो एसिड होंगे वहाँ भी, है ना। तो ये उनमें से आपको देखना है कि कौन कौन सा तो ये आगे नहीं आए, वो आपके अनावश्यक में आ जाएंगे, तो आपको अनावश्यक में उनको लिखने होंगे, है ना। तो आवश्यक और अनावश्यक को आप अलग अलग कर सकते हो। तो ये हो गया आवश्यक है आवश्यक एमिनो एसिड। अब देखेंगे अपन एमिनो एसिड्स का फॉर्मेशन किस तरीके से किया जा सकता है, उनका संश्लेषण किस तरीके से किया जा सकता है, सिंथेसिस करते हैं। जैसे अपन कोई भी पिक्रिक एसिड मान लो, पिक्रिक एसिड का संश्लेषण करना है, पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन निर्माण करना है, तो वो किस तरीके से करते थे, अपन रिएक्शन करवा के करते थे। इसी तरीके से आपके एमिनो एसिड्स का निर्माण भी किया जाता है। देखो केमिस्ट्री के अंदर अपन जितने भी डेली यूज के अंदर जो भी चीज़ें ले रहे हैं वो केमिकली प्रोसेस के द्वारा ही बनी हुई है। तो वो प्रोसेस अपने को जानना है कि कौन कौन से एमिनो एसिड्स को किस तरीके से इनका निर्माण किया जा सकता है। ओके, तो अब पढ़ेंगे अपन एमिनो एसिड्स का निर्माण। तो आपके लगभग 10-12 रिएक्शंस है, वो आपको देखनी है, 10 के 10 या 12 जो भी है वो इम्पोर्टेंट है सभी, क्योंकि वो नेम रिएक्शंस है, यानी कि इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर जो बनाई जाती है वही रिएक्शंस अपन देखने वाले हैं। ओके, नॉर्मल नहीं देखेंगे। ओके, तो अपन देखेंगे एमिनो एसिड्स का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ एमिनो एसिड। फॉर्मेशन ऑफ एमिनो एसिड। ओके, तो वन बाय वन स्टडी करेंगे, उनकी रिएक्शन देखेंगे, किस तरीके से उन्हें प्रोसीड हो रही है वो देखेंगे। पहले अपने कार्टियस रिएक्शन के अंदर देखेंगे किस तरीके से हो रही है। देखो आपके फिर बता देंगे ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, एग्जाम में पूछी जाती है आपके कि किस तरीके से इनमें कौन सा रिएजेंट लेंगे, कौन सा रिएक्टेंट लेंगे, क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, बनेगा सब में एमिनो एसिड ही, क्या मेजर बनेगा या नहीं बनेगा, उनकी यील्ड कितनी होगी, यानी कि लब्धि कितनी होगी, कितने परसेंटेज एमिनो एसिड बनेगा, है ना, वो देखना अपना। फर्स्ट है कार्टियस रिएक्शन। कार्टियस रिएक्शंस, ये रिएक्शन देखेंगे अपन कार्टियस रिएक्शन की, इसके अंदर एजेंट कौन सा यूज कर रहे हैं वो देखेंगे। देखो आपके कार्टियस रिएक्शंस तो ये होती है, अपन मैकेनिज्म भी देखेंगे, लेकिन पहले रिएक्शंस तो अपने को पता होनी चाहिए कि किस तरीके से प्रोसीड कर रही है और क्या बन रहा है ना, ये अपने को पता होना चाहिए।
अब अपने पास मान लो ये स्पीसीज है CH2 COO C2H5 COO C2H5 है ना, तो इसको अपन RX के प्रेजेंट में रिएक्शन करवाते हैं। R का मतलब कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है, X का मतलब आपके पास कोई भी हैलाइड हो सकता है। तो क्या होगा, यहाँ से HX निकल जाएगा बाहर और आपका R ऐड हो जाएगा। अब अपन करवा रहे हैं KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन, यानी KOH दे रहे हैं 1 मोल KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं, तो वहां से क्या होगा, C2H5 OH तो निकल जाएगा और क्या आपके ऐड हो जाएगा, और वो नीचे वाला ग्रुप है जो COOH में कन्वर्ट हो जाता है, वो क्या हो रहा है, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन की वजह से यहाँ COOH में कन्वर्ट हो रहा है और C2H5 यहाँ से बाहर निकला। बाहर ऐसे निकलेगा, जब मैकेनिज्म में देखेंगे उसमें देखेंगे किस तरीके से वो निकल रहा है या किससे क्रिया कर रहा है, उसी से डिसाइड होगा आपका, है ना। क्योंकि अभी तो ये अपनी नॉर्मल रिएक्शन से, नॉर्मल रिएक्शंस को तो अपन केवल अपने को अभी तो पता होना चाहिए कि क्या प्रोडक्ट बन रहा है, क्या एमिनो एसिड बन रहा है या नहीं बन रहा है, वो देखेंगे। अब जब रिएक्शंस कंप्लीट हो जाएगी तब अपन मैकेनिज्म्स देखेंगे किस तरीके से किसने अटैक किया, कहाँ किया, वो देखेंगे, है ना। तो अब NH2 से इसमें रिएक्शन करवाते हैं, तो यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से NH2 में से एक H यहाँ से निकल गया, OH यहाँ से निकल गया, तो H2 तो बाहर निकल जाएगा यहाँ से, और क्या बन जाएगा अपने पास, ये NH2 यहाँ ऐड हो जाएगा। फिर नाइट्रिक एसिड HNO2 से रिएक्शन करवाते हैं, तो यहाँ क्या बन जाएगा, एजाइड बन जाएगा, N3 को अपन एजाइड ही बोलते हैं, तो यहाँ N3 ऐड हो जाएगा अपना, है ना। वापस से C2H5 OH की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं। आप ये देखो C2H5 OH मेन होता है इस रिएक्शन में। इस रिएक्शन में अगर कर्टेज के बारे में, कर्टेज ने सबसे ज्यादा फोकस किया है, किस पर किया है, C2H5 OH। अपन इस तरीके से कह सकते हैं जिस रिएक्शन में C2H5 OH दिख रहा है मतलब कि आपकी कर्टेज रिएक्शन होगी वहाँ, है ना। तो रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट होगा यानी कि आपको पुनर्विन्यास क्या होता है कि उसी स्पीसीज के अंदर एटम एक जगह से दूसरी जगह आ जाए, उसे बोलते हैं रीअरेंजमेंट। तो RCH NH वो C2H5 में कन्वर्ट हो जाएगा। HCl से करवाने के बाद में आपको क्या मिलेगा, एमिनो एसिड। आप इस रिएक्शन को एक बार देख लो अच्छे से। अब अपन देखेंगे इसकी मैकेनिज्म की किस तरीके से इसे ये प्रोसीड करेगी, कौन किस पे अटैक करेगा, क्या ऐसा होता भी है या नहीं होता है, अभी या क्या अपन हवा में बातें कर रहे हैं, वो सब अपन देखेंगे कि कौन सा किस तरीके से अटैक करेगा, रिएजेंट किस तरीके से काम करेगा या रिएक्टेंट किस तरह, ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, रिडक्शन कहाँ हो रहा है, वो सब अपन यहाँ देखेंगे। ओके, तो अब अपन देखेंगे कर्टियस रीअरेंजमेंट की मैकेनिज्म की किस तरीके से प्रोसीड करेगी, कौन किस पे अटैक करेगा और क्या क्या इसमें से बाहर निकलने वाला है ना। तो फर्स्ट में अपन ने देखा जैसे अपने पास CH2 COO C2 CH5 और COO C2H5 थी, उसकी रिएक्शन अपन ने RX तक करवाई, तब तक समझ में आ गया था क्या हो रहा था कि अपने पास क्या है, HX बाहर निकल रहा है और जो R वो यहाँ आके अटैक कर रहा है, ये समझ में आ गया। अब बात आती है कि KOH के साथ किसे रिएक्ट करेगा और क्या बनेगा ना। तो देखो KOH क्या होता है, KOH के साथ रिएक्शन करने पर यहाँ से तो क्या होता है, यहाँ से C2H5 OH बाहर निकल जाता है, लेकिन ये किसके रूप में निकलता है, आपके एथीन के रूप में निकलता है ना, गैसेस फॉर्म में। गैसेस फॉर्म क्या होती है, जल्दी ही रिलीज होती है, तो इनसे यहाँ गैसेस फॉर्म में एथीन रिलीज हो जाता है और यहाँ क्या बन जाता है, आपके COOH बन जाता है और COOK का निर्माण हो जाता है। ओके, देखो यहाँ से क्या हो गया, C2H5 था, C2H5 में से C2H4 तो बाहर निकल गया, जो आपका क्या है गैसेस फॉर्म में थी। जहाँ तक अपन जब कोई रिएक्शंस देख लें, केमिकल रिएक्शंस है ना, तो उनमें गैसेस फॉर्म होती है, वो जल्दी बाहर रिलीज हो जाती है, थोड़े से हीट करते हैं, है ना। तो KOH की वजह से क्या होता है, गर्म होती है कोई भी रिएक्शन यानी कि एनर्जी रिलीज होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक है तो गैस भी तो बाहर निकलेगी बाद में, तो यहाँ से क्या है, गैस रिलीज हो जाती है और CH2 COOK और COH बन जाता है ना। ओके, तो इस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड करती है आपकी। अब आप देख रहे हो इसकी NH2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, यहाँ से -H2 बाहर निकलता है, यानी कि यहाँ से अगर क्या करते हैं अपन एक H ले लें और वहाँ का OH ले लें, तो वहाँ से OH और यहाँ से H बाहर निकल के क्या हो जाएगा, -H2 निकल जाएगा, यहाँ का तो OH और यहाँ का H जो बाहर निकाल दे तो -H2 यानी कि वाटर बाहर निकल जाएगा, तो अपने पास ये बन जाएगा। अब क्या करते हैं, इसके नाइट्रिक एसिड के साथ यानी कि HNO2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो दो मॉलिक्यूल H2 के बाहर निकलते हैं और एक एजाइड फॉर्म स्टार्ट होती है। देखो जब आपके ऐसे रिएक्शंस आए कि आपको एमिनो एसिड्स का फॉर्मेशन करवाना है तो आपको एजाइड फॉर्म लेनी है। डायरेक्ट यहाँ से भी लिख सकते हो, अगर बोले कि कर्टेज रिएक्शन लिखो तो कर्टेज रिएक्शन आप डायरेक्ट एजाइड से लिखो, ये ना लिख कर केवल यहाँ से स्टार्ट कर दोगे और एमिनो एसिड का फॉर्मेशन
फॉर्मेशन कर दोगे तो भी आपका ठीक रहेगा, गलत नहीं होगा। ओके, लेकिन अपन क्या करें, शुरू स्टार्ट करें एजाइड फॉर्मेशन भी साथ साथ देख रहे हैं कि एजाइड का फॉर्मेशन किस तरीके से किया जाता है। आपने हाफ-मार रिएक्शन देखेंगे, हाफ-मार रिएक्शन में भी क्या होती है, एजाइड का फॉर्मेशन ही होगा। तो यही देख लेते हैं अपना एजाइड का फॉर्मेशन। तो अपन ने क्या किया, HNO2 के साथ रिएक्शन करवाई तो क्या हुआ, यहाँ से पहले तो एक मॉलिक्यूल वाटर का निकला और एक फिर दूसरा मॉलिक्यूल। अब मैंने क्या किया, यहाँ इस ग्रुप को पूरे को एक G से रिप्रेजेंट कर दिया, यानी कि अपन G लिख सकते हैं इसे, तो G ग्रुप लिख दिया मैंने यहाँ। तो यहाँ क्या हुआ, COOH H बच रहा है। अब वापस से क्या इसमें क्या हो रहा है, N प्लस हो रहा है, तो ये अटैक कहाँ करेगा, माइनस पर अटैक करेगा, माइनस पर अटैक करेगा तो यहाँ से भी क्या होगा, H2 यहाँ से ये पूरा H2 बाहर निकल जाएगा और अपने पास क्या हो जाएगा, एजाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर से बता देती हूँ, अगर आपको पूछा जाता है कार्डियस रिएक्शन तो आप डायरेक्ट एजाइड से लिखो, एजाइड से स्टार्ट करो और प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दो, यानी कि एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट कर दो। आपके ये रिएक्शंस होती है कार्डियस रिएक्शंस 1 डिग्री एमीन बनाने के काम में यूज की जाती है। एजाइड होता है उसमें भी एजाइड लेते हैं। 1 डिग्री एमीन का निर्माण किया जाता है आपके कार्डियस रिएक्शन से। ओके, फिर अपन ने क्या किया, C2H5OH लिया, वो एक्सिस की मात्रा में लिया, एक्सिस में ले रहे हैं तो यहाँ से K+ निकल रहा है, यानी कि एक तरीके से K+ बाहर निकल रहा है और अपने पास क्या हो रहा है, जो इसके अंदर H है, जो C2H5OH में H प्रेजेंट है वो क्या हो रहा है, यहाँ अटैच हो रहा है। या मैं कह सकती हूँ कि इसके अंदर क्या हो रहा है, आपके यहाँ से तो NO2 गैस बाहर निकल रही है और बाहर निकल रही है, लेकिन आपके पास हाइड्रोजन आयन है, वो क्या उसका H यहाँ यूज हो रहा है। तो आप दोनों में से कोई सा भी H यूज कर सकते हो, लेकिन मोस्टली यूज किया जाता है अपन अगर C2H5OH को ही एक्सिस में ले लें तो बेटर होगा। इसे एक्सिस में लिया जा सकता है, इसे एक्सिस में लेके क्या किया जाता है, यहाँ से नाइट्रोजन गैस रिमूव हुई, नाइट्रोजन गैस रिमूव हुई तो वो आपके जो दिख रहा है आपको COOH था वो COOH में कन्वर्ट हो गया और इसका क्या हुआ है, आपके रीअरेंजमेंट हुआ है ना। तो रीअरेंजमेंट में क्या होता है, इस एजाइड का अपन ने रीअरेंजमेंट में क्या किया, मैंने नाइट्रोजन की जगह कार्बोनिल समूह ले लिया और कार्बोनिल को नाइट्रोजन समूह ले लिया और फिर जो अपना समूह बच रहा है C2H5O वो ऐड किया है ना। रीअरेंजमेंट का मतलब क्या होता है कि जब कोई स्पीसीज के अंदर उसी स्पीसीज के अंदर उन्हीं के एटम को एक्सचेंज कर देना, यानी कि उन्हीं की स्थान को चेंज कर देना, उसे रीअरेंजमेंट रिएक्शंस कहा जाता है। तो अपन ने क्या किया, इसका रीअरेंजमेंट किया, तो रीअरेंजमेंट NH2 और C2H5 बना। अगर HCl के साथ या गर्म किया जाता है तो क्या होगा, इसमें रिएक्शन क्या होगी, यहाँ से जो भी गैसेस फॉर्म में होगा या अपन बोल सकते हैं यहाँ से क्या हो जाएगा, C2H5 तो बाहर निकल जाएगा और ये केस में कन्वर्ट हो जाएगा NH2 के अंदर। अगर इसे लिखा जाए, अगर HCl ले रहे हैं, एक मिनट, इसमें HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं, HCl के साथ, तो क्या होगा, यहाँ से ये क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, किसके फॉर्म में, C2H5COOCl के रूप में। या अपन बोल सकते हैं यहाँ H में लगा सकते हो, एक H यहाँ हो जाएगा और या ऐसा ना बोल के अपन कह सकते हैं कि यहाँ से क्या फॉर्म हो रहा है अपने पास, RCH ऐसा कैसा रह रहा है, यहाँ NH2 ऐड हो रहा है, मतलब कि ये ग्रुप आपका क्या हुआ, बाहर निकल रहा है। ओके, HCl के साथ गर्म करने पर तो यहाँ से ये निकला, फिर क्या अटैच होगा यहाँ, अगर मैं यहाँ वापस से Cl लगा दूं, एक मिनट, देखो यहाँ आपके HCl से साथ गर्म करवाने पर अपन साथ में गर्म भी कर रहे हैं, साथ में केवल HCl ही नहीं है, केवल हीट भी कर रहे हैं। तो हीट करने पर क्या होता है, जो गैसेस फॉर्म होती है वो क्या होती है, रिलीज हो जाती है आपकी, है ना, आपको सबको पता है। गर्म करने पर क्या होता है, जो गैसेस फॉर्म होगी, जैसे आपके COO है, C2H5 है, इसके साथ तो क्या होगा, ये किसमें निकलेगा, आपके C2H5Cl के अंदर बाहर निकल जाएगा और आपके यहाँ से क्या होगा, CO2 रिमूव हो जाएगा, जो H बचेगा वो कहाँ अटैक करेगा, नाइट्रोजन पर, और वो बना लेगा आपके अमोनिया का फॉर्मेशन। देखो आपके कार्डियस रिएक्शन की आपके सिलेबस में कोई मैकेनिज्म नहीं है, केवल समझाने के लिए मैकेनिज्म बताई है, वरना आपके सिलेबस में कोई मैकेनिज्म नहीं है। एमिनो एसिड को आपको डायरेक्ट सिंथेसिस ही देखना है, डायरेक्ट आपको एजाइड से स्टार्ट करके एमिनो एसिड का निर्माण करना है, इसकी मैकेनिज्म में आपको नहीं जाना है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि क्या क्या इसके को प्रोडक्ट निकल रहे हैं बाहर, किस तरीके से प्रोसीड कर रही है। अगर आप रिएक्शंस जानते हो तो उसकी मैकेनिज्म आप खुद से भी बना सकते हो। कैसे, अगर आपको पता है कि कौन सा ग्रुप किस तरीके से लिविंग ग्रुप होगा या वो कैसे बाहर निकलेगा, वो जल्दी निकलेगा या लेट निकलेगा, वो आपको बस आना चाहिए कि
कुल मिला के आपको जीओसी आनी चाहिए, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आनी चाहिए, उसी के द्वारा अपन किसी भी रिएक्शंस को अपन प्रोसीड करवा सकते हैं। ओके, तो आपके सिलेबस के अंदर किसी भी रिएक्शंस की मैकेनिज्म नहीं है, केवल समझाने के लिए बताई है। कैटेलिस्ट रिएक्शन याद रखो, मैकेनिज्म में आप मत जाओ, बस आपको इतना ध्यान होना चाहिए किस तरीके से ये अटैक कर रहा है। ओके, तो ये आप खुद से भी ट्राई कर लेना, अगर आ जाएगा आपको बनाना। मैकेनिज्म बहुत ईजी होती है, अगर रिएक्शन आ रही है तो मैकेनिज्म आपको आती है ना। कुछ नहीं करना होता है, केवल रीअरेंजमेंट का काम होता है, या किसी रिएजेंट को देखना होगा उस रिएजेंट की प्रॉपर्टी क्या है, वो किस तरीके से अटैक करना चाहता है, वो किस तरीके से करेगा, वो आना चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट रिएक्शन अपन देखेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे स्ट्रेकर रिएक्शन। स्ट्रेकर रिएक्शंस की अपन रिएक्शन देखेंगे, मैकेनिज्म खुद से ट्राई करना, आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो मुझसे कांटेक्ट कर लेना ना। तो वो स्ट्रेकर रिएक्शन देखेंगे, उसमें किस तरीके से निर्माण होता है एमिनो एसिड का। अपन जो भी रिएक्शंस देख रहे हैं वो आपके क्या है, एमिनो एसिड्स के निर्माण की ही रिएक्शंस होती है। स्ट्रेकर रिएक्शन ये अपन स्टार्ट करेंगे। स्ट्रेकर रिएक्शन आपके बहुत इजी है, देखो इसमें कुछ करना नहीं है, आपको एल्डिहाइड लेना है ना, कोई भी एल्डिहाइड लेना है। एल्डिहाइड को अपन को एमीन के साथ यानी कि अमोनिया के साथ रिएक्शन करवानी है, तो क्या किया अपन ने, अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाई तो क्या हुआ, इसमें ये बॉन्ड आ जाएगा, इसमें आएगा, और यहाँ इसमें NH2 अगर एक H लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा, इसमें ब्रेक होगा, वो अपना ये इसमें लेगा और प्लस चार्ज में जाएगा ना। तो ये तो H प्लस में किस पे अटैक है, OH पर आ जाएगा, और जो NH2 माइनस था वो कहाँ जाएगा, आपके कार्बन पर जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस आ चुका है ना। तो ये बनेगा अपने पास। अब यहाँ से क्या किया मैंने, NH2 रिमूव करवाया है ना, तो ये क्या है, इसको देगा, ये लेके जाएगा अपना, तो यहाँ से H2 रिमूव हो जाएगा। H2 रिमूव हो जाएगा। अगर मैं इस बॉन्ड को माइनस में ना लिखकर इसको इस तरीके से कर दूं, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड से फॉर्म कर सकते हैं, तो ये बनेगा हमारे पास RC सॉरी एक मिनट, देखो आपके क्या हुआ, इसमें OH है, H है, यहाँ NH2 है, क्योंकि अपन ने यहाँ NH2 नहीं लिखा, तो NH2 में मैंने क्या किया, अगर इस एक H को मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दूं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, H2 रिमूव हो जाएगा, ये अपना बॉन्ड लेके जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, जबकि H क्या है, यहाँ से अगर ले जाए तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो अगर इस तरीके से मैंने कर दिया RC डबल बॉन्ड NH H बना दिया। अगर मैं इस बॉन्ड को नाइट्रोजन यानी कि इन दोनों में से देखा जाए तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन जाएगा, और जो Cn माइनस है अपना साइनाइड वो किस पर अटैक करेगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, तो इसी पे अटैक करेगा ये, तो ये बनेगा अपने पास। अब क्या किया, H प्लस के साथ रिएक्शन करवाई, H प्लस किस पे अटैक करेगा ना, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा हो। देखो अब आप बोलोगे कि यहाँ भी करवा सकते थे, क्योंकि नाइट्रोजन तो यहाँ भी है। जब आपके पास कोई नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, नॉन बॉन्डिंग का मतलब कि आपके पास वो है इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लोन पेयर तो होते ही हैं, लेकिन जो माइनस चार्ज भी होता है ना वो भी बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता। आप लोग करवा दो यहाँ, लेकिन कार्बन पर डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पे, इसके पास तो अपनी लोन पेयर भी है, इसके पास तो केवल लोन पेयर ही है, माइनस चार्ज नहीं है, लेकिन इसके पास लोन पेयर भी है, माइनस चार्ज भी है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ है, वहीं जाके अटैक करेगा। तो H प्लस यहाँ अटैक कर दिया, तो यहाँ से क्या होगा, NH2 बन जाएगा अपने पास, तो ये बन गया अपने पास NH2 RCCnH NH2। अब इसका क्या किया, ऑक्सीडेशन। जब किसी स्पीसीज का ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो वो क्या होता है, ऑक्सीजन का ऐड होते हैं, तो बस आपको ये याद रखना है कि ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन होगा वो COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, तो COOH में कन्वर्ट होते ही अपने पास क्या बन गया, एमिनो एसिड का निर्माण हो गया। ओके, तो इस तरीके से ये रिएक्शन तो आपके इम्पोर्टेंट भी है और इजी भी है, इसमें कोई टिपिकल नहीं है। तो ये आपकी कंप्लीट हो गई है।
2 रिएक्शंस अपनी कंप्लीट हो गई है, हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके।